आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और धरना कर रहे हैं विरोध स्वरूप। और ये विरोध सिर्फ कोई हत्या के खिलाफ नहीं, ये विरोध उस साजिश के खिलाफ है जो इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए रची जा रही है। ये विरोध उस साजिश के खिलाफ है जो इस देश में संविधान से चलने वाले देश को और संविधान को तार-तार करने के लिए रची जा रही है। मैं कहता हूं कि आज जब हम सुनते हैं, अभी कठेरिया जी कह रहे थे, दूसरे साथियों ने भी कहा बीच में बात करते हुए कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दुख व्यक्त किया और कहा, और सही कहा उन लोगों ने, कि उनके दुख का असर किस तरह का है कि वो उधर दुख जता रहे थे और झारखंड के अंदर एक और हत्या हो रही थी। मैं कहता हूं कि बार-बार कहते हैं, दलित के मारने पर कहते हैं कि तुम दलित को नहीं, मेरी हत्या करो, मुझको मारो। वो अल्पसंख्यक की हत्या पर कहते हैं कि जो गोरक्षक हैं वो उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और गोरक्षकों की निंदा करते हैं। मैं कहता हूं कि इनके एक मंत्री ने पिछले दिनों कहा, जब उनसे पूछा गया मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं लाते, वो कहते हैं कि पहले से जो कानून है वो इतने सख्त हैं, इनको रोक सकते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो आपको रोकते हैं उन कानूनों को लागू करने से और मॉब लिंचिंग को रोकने से? मैं कहता हूं कि जब इनको दर्द है, तकलीफ है, तो क्यों नहीं इस गोरक्षक जो तमाम तरह के संगठन हैं उसको एक अधिसूचना से, एक नोटिफिकेशन से प्रतिबंधित कर देते हैं, उनके ऊपर रोक लगा देते हैं। मैं कहता हूं इनके अंदर कोई ईमानदारी नहीं। जब ये प्रधानमंत्री ये कहे कि हत्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है ये अपने साथियों को संदेश दे रहे हैं कि हत्या का कारोबार चलता रहे। जब ये कहते हैं कि व्यापारियों के ऊपर जीएसटी को लेकर के कोई असर नहीं पड़ेगा, तब समझ लीजिए कि व्यापारियों की इस देश की जनता के लूट का मौसम शुरू होने वाला है। तो ये कहते हैं उसके उल्टे मायने लगा लीजिए और समझ लीजिए कि इस देश में क्या होने वाला है। आज ये तमाम तरह के इन्होंने पिछले दौर में लैंड एक्विजिशन को, भूमि अधिग्रहण को लेकर के 3 बार ऑर्डिनेंस लेकर के आए, और जब देश में लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर, मैं कहता हूं इनके दिमाग में कभी नहीं आता कि कोई ऑर्डिनेंस इस तरह का लेकर के आ जाए, इन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके, दंगइयों के ऊपर, और जो बेवजह और बेगुनाह हत्याएं हो रही हैं उनको रोका जा सके। ये बात आज जिस तरह से जो लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि भीड़ के नाम पर जो हत्या कही जा रही है, मेरा इस बात से थोड़ा सा इस तरह से विरोध है कि वो भीड़, यदि जुनैद की बात हो, किसी दूसरे मामले पर आप देखें, वो भीड़ नहीं है, 7-8 लोग हैं। भीड़ वो है जो हत्या को होता हुआ देखकर खामोश बैठे हैं, तो खामोश है, कोई उसका प्रतिकार नहीं करते, कोई उसका विरोध नहीं करते। मैं कहता हूं कि संगठित गिरोह है इन लोगों के, जो 7-8-10 की शक्ल में आते हैं और ये वारदात करके निकल जाते हैं, और फिर ये फैलाया जाता है, चाहे मीडिया चाहे दूसरे, कि भीड़ हत्या है, ये मॉब लिंचिंग है। ये मॉब लिंचिंग नहीं, इस जी, ये भीड़ तंत्र जो है, ये भीड़ तंत्र नहीं, संगठित गिरोह है, अलग अलग जगह, अलग अलग शक्ल में जो इस तरह से चलते हैं। ये एक सही मायने में एक उस तरह से सिस्टमेटिकली किया जा रहा, और ये किसके नाम पर सब हो रहा है? गाय के नाम पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर जिले का। 2013 आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के अंदर किस तरह का दंगा हुआ। वो लोग जो दंगे में एक कौम जो पूरी तरह से पीड़ित हुई, हम लोगों ने वहां जाकर के उन लोगों से मुलाकात की, कैंपों के अंदर बातचीत की, और उन लोगों से भी मिले जो वहां एक दबंग जाति, जिससे मैं भी ताल्लुक रखता हूं, जिसने उसको अंजाम देने का काम किया, और कहा गया कि उन्होंने अंजाम दिया। उस वक्त तब तक वो किसान थे, मगर उस इलेक्शन से पहले 2014 के सब हिंदू हो गए और वोट डाला बीजेपी को। आज जब ये गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले सप्ताह ही मैं गया था शनिवार के दिन मेरे गांव में,
मैंने मेरे भाई से एक से बात किया और कई एक से बात की लगातार, उसमें मेरा एक भाई कई गायें पालता है और दूध का छोटा सा कारोबार करता है। उसकी तकलीफ ये थी कि जो गाय पिछले साल 85,000 रुपए में बिक रही थी, आज उसके कोई 40,000 भी देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले ब्याह में माने पिछली बार जब उसने बच्चा दिया था और तब उसने दूध देना शुरू किया, तब 85,000 उसकी कीमत थी। अब की बार उसकी कीमत कोई 40,000 भी देने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि यदि जो सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, हम सब लोग गांव के इकट्ठा होकर अपनी इन गायों को इकट्ठा करके लखनऊ चले जाएंगे और मुख्यमंत्री से कहेंगे अब तुम ही इनको रखो, तुम ही इनको पालो। मैं कहता हूँ ये एक बदलाव है जो लोगों के दिमाग में तमाम तरह की इस गोरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं के कारण हो रहा है। किस लिए? उनकी गाय को कोई खरीदने वाला नहीं, उनकी गाय को बेचने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है गाय वाला भी। और जिस तरह से डर है, ये इनको आने वाले समय में एक जवाब मिलने वाला है। और ये किस लिए किया जा रहा है? तमाम चीजें जो घटनाएं भीड़ तंत्र के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। मेरे कई साथियों ने कहा, इनके राष्ट्रवाद का बखान किया कि जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हो रही थी, इनका नामो निशान इस राष्ट्रवाद के अंदर नहीं था। मैं उससे एक कदम आगे जाकर के आपको कहता हूं कि 1947 में जब देश की आजादी का पर्व हम मनाने जा रहे थे 15 अगस्त को, उससे एक सप्ताह पहले इनका अखबार ऑर्गेनाइजर, उसने सावरकर ने एक बयान जारी किया था जिनको ये वीर कहते हैं कि ये 15 अगस्त शोक का दिन है। और उस ऑर्गेनाइजर ने अगस्त 15 से पहले वाला इशू है, इसको बाइलिंगुअल अपने फ्रंट पेज पर छापा था कि शोक का दिन है। जो लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन को शोक का दिन कह रहे थे, आज वो दावा करते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं। मैं कहता हूं उनका राष्ट्रवाद, यदि वो राष्ट्रवाद है तो 1947 से पहले उनका राष्ट्रवाद क्यों नहीं जागा? 1925 से 1947 के बीच में ये वही लोग हैं 1949 में जब इस देश के अंदर तैयारी हो रही थी संविधान को लागू करने की, तब इन्होंने कहा था कि हमारा संविधान नहीं है। तब इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजर अखबार के अंदर, अपनी मैगजीन के अंदर फ्रंट पेज पर छापा था कि किस तरह से हमारा संविधान, तो वो मनु का संविधान और मनु हमारे दिलों में रहता है। इन्होंने कहा था अपने अखबार के अंदर कि ये तो भानुमति का पिटारा है, ये अंग्रेजी बैंड पे डांस की तरह है इसी संविधान को। यही लोग हैं इस देश के अंदर उस संविधान को लागू होते हुए, हिंदू कोड बिल को, मैरिज एक्ट को, जब इस देश की बहनों को माओ का अधिकार दिया जा रहा था तलाक देने का, इस देश की माओ बहनों को हिंदू कोड बिल के तहत संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा था, इन्होंने सबसे कड़ा विरोध किया। और यही कारण है कि जो 1950 में हिंदू कोड बिल लागू होना था, 1954 और 56 तक किस्तों में अलग अलग होता रहा, लटकता रहा। आज ये बात करते हैं संविधान की, आज ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की, आज ये बात करते हैं देशभक्ति की। मैं कहता हूं इनकी देशभक्ति उसी तरह का दिखावा है जितना इनका धर्म दिखावा है। आपको याद होगा, आपने सबने देखा होगा, सुना होगा रामायण को, और पढ़ा भी होगा, टीवी सीरियल भी बना है। रावण ने अपहरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया, अशोक वाटिका में रखा और उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। कोई रावण ने सीता के ऊपर उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती नहीं की। और ये राम भक्त आज कहते हैं 2002 से लेकर आज तक इनका इतिहास है अस्मत लूटने का, बेगुनाह औरतों की इनका इतिहास है, बेगुनाह बच्चों के कत्ल करने का इनका इतिहास है, मासूम लोगों को कत्ल कर देने का। और आज ये कहते हैं हिंदू धर्म। मैं कहता हूं आप बतलाएं इस दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि मासूम बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। रेल में सफर करता हुआ जुनैद 16 साल का जो बच्चा अपने लिए ईद की खरीदारी करके आ रहा था, कौन सा धर्म है उसको इजाजत करता है, देता है उसके कत्ल करने की? मैं कहता हूँ ये धार्मिक कतई नहीं हो सकते, ये किसी देश के भी नहीं हो सकते। ये देशद्रोही है, ये धर्म विरोधी है, धर्मद्रोही है। और इनके लिए कोई ये कहता है कि कानून नहीं बनेगा नया, कोई ये कहता है इनको सजा नहीं दी जाएगी, मैं कहता हूं वो इनके करतूतों का हिस्सेदार है। आप कहीं भी देखें एक घटना होती है, मॉब लिंचिंग जिसको ये कह रहे हैं, और उस घटना के बाद में एक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, चाहे पहलू खान की हो, चाहे दूसरा मसला हो, एक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती।
दोनों को पक्ष बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। मेरे पुलिस के साथी अफसरान लोग यहाँ खड़े हैं, वो बतला दें जब दो एक तरह की रिपोर्ट दर्ज होती है तो क्या होता है, चाहे कत्ल भी हो आखिर में चल के समझौते का रास्ता निकलता है। और ये किसकी शह पर हो रहा है क्या हम जानते नहीं। हरियाणा के अंदर वो सरकार जो इनकी है, राजस्थान के अंदर जो उनकी सरकार है, किस तरह के रास्ते खोल रही है, किसकी शह पर हो रहा है कि आप दोनों पक्ष के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करो। पहलू खान के परिवार वाले जो गाय पालते थे, पशु पालते थे, दूध का कारोबार करते थे, वो अपने पशुओं को जायज तरीके से लेकर के आ रहे थे। क्या गुनाह था उनका कि उनका एक परिवार का सदस्य मारा गया? उनके ऊपर किस बात की रिपोर्ट दर्ज की गई? मैं कहता हूं कि ये साजिश है बहुत बड़ी। और आने वाले समय में एक साथी कह रहे थे 31% लोगों ने इनको वोट दिया है। मैं कहता हूं कि आज चुनाव करा लें, 31% से कहीं नीचे तुम्हारा वोट मिलेगा। आज की तारीख में 31% से कहीं नीचे मिलेगा। और वो 31% में भी 36 तरह की पार्टियों को आपने शामिल किया था, तब आपको वो वोट मिला। इस देश की बहुसंख्यक जनता 69% लोग तब भी सेक्युलर थे, आज भी सेक्युलर हैं, तब भी तुम्हारे खिलाफ थे, आज भी तुम्हारे खिलाफ। और ये लड़ाई यदि हम कहते हैं सड़कों पर लड़ी जाएगी, ये लड़ाई हम कहते हैं कि मैदान में लड़ी जाएगी, तो मैं कहता हूं कि लड़ाई ये भी समझ ले इनके तरीके से नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई यदि जो लड़ी जाएगी शांति और अहिंसा के साथ लड़ी जाएगी। लड़ाई यदि लड़ी जाएगी अपनी सरों की ताकत को गिना करके लड़ी जाएगी। लड़ाई यदि जो लड़ी जाएगी इनको घरों से भागने के लिए मजबूर करने के लिए सड़कों पर उतरकर शांति से अपनी कुर्बानी देते हुए हम कहेंगे कि हम सड़कों पर बैठे हैं तुम्हारे खिलाफ, हम रास्ते जाम करके बैठे हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी लाठियों में ताकत है तो हमारे सरों को तोड़ दो। तुम्हारी बंदूकों में यदि हिम्मत है तो हमारी जिंदगियों को खत्म कर दो। हम अपनी कुर्बानी देकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी कुर्बानियां देकर इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपनी कुर्बानियां जिंदगियों की देकर अपने हौसलों से पूरे इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि किस तरह का फर्क है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान की बात करते हैं जिसको निशाना बनाते हैं। अरे पूछिए इस देश के बहुसंख्यक मुसलमानों से उनका नेता कौन है। उनका नेता है सोनिया गांधी, उनकी नेता है मुलायम सिंह यादव, उनके नेता है अखिलेश यादव, उनका नेता है लालू यादव। क्या कोई मुसलमान नेता उनका नेता है? अरे मेन स्ट्रीम की राजनीति का जो नेता है वही उनका नेता है। इस देश में सबसे बड़ा सेक्युलर राष्ट्रवादी कोई है तो इस देश का मुसलमान है। 1857 से लेकर और 1947 तक तुमने जितनी आवाजें विद्रोहों में निकाली नहीं होगी देश की आजादी को तोड़ने के लिए, उससे ज्यादा जिंदगियों की कुर्बानी इस कौम ने दी है इस देश की आजादी के लिए। मैं कहता हूं कि किस तरह की बातें की कौन सी बात आप करते हो कि किस सेक्युलरिज्म की बात आप करते हो। आज जो है आज लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि इनको जवाब इनकी भाषा में नहीं अपनी एक नई भाषा गढ़कर दिया जाए। इनको जवाब इनके तरीके से नहीं अपनी शांति और अहिंसा के तरीके से दिया जाए। इनको जवाब इनकी तरह लाठी और बंदूक से नहीं, बुलेट से नहीं, बैलेट से दिया जाएगा आने वाले समय में। और मैं समझता हूं कि इस देश की तमाम सेक्युलर और तमाम डेमोक्रेटिक ताकतें एकजुट होंगी और इस खतरे को समझ करके इनको हराने का काम करेंगी और हिंदुस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है उसको उसी तरह से सुनहरा बनाएंगी जिस तरह का ख्वाब कभी इस देश में गांधी ने देखा था, जिस तरह का ख्वाब कभी इस देश में शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, जिस तरह का ख्वाब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के लिए देखा था, उसी तरह का मुस्तकबिल हम लोग मिलकर के बनाएंगे। आज हम बारिश के बावजूद इतनी तादाद में जो यहाँ खड़े हैं वो इस बात का इशारा है और शांति से खड़े हैं और पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं, वो इस बात का इशारा है कि लड़ाई किस तरफ जाने वाली है। हम पूरी शांति और अहिंसा और पूरी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ते हुए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जीत को निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।